नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित कई एग्ज़ाम जैसे बार्क, NTPC, NHPC, SSC, JEE, NHPC, UP RVNL, UP JVNL और UPPSC, UP SSSC इन सभी जगह पर आपके काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आज की क्वेश्चन सीरीज़ है। इसका ये 46वां भाग है। ठीक, इसके पहले तक जो 45 वीडियोस हैं उन अगर 45वें भाग को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है मटेरियल साइंस का चैप्टर एलॉय एंड बाइनरी फेज डायग्राम। मतलब एलॉय का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और उससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला क्वेश्चन है यूटेक्टॉइड रिएक्शन ऑक्योर्स एट। ठीक, यूटेक्टॉइड रिएक्शन ऑक्योर्स एट। देखिए दो तरीके के रिएक्शन मेनली होते हैं, एक यूटेक्टिक और दूसरा यूटेक्टॉइड। तो मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग यूटेक्टिक की बात करें, EUTECTIC, यूटेक्टिक रिएक्शन। तो यूटेक्टिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, जब लिक्विड मतलब आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में जब दोनों का मिक्सचर का लिक्विड होता है, ये लिक्विड जब देखिए क्या होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस बनती है। ये लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस और लगभग इसमें जब 4.3% का जो कार्बन होता है, उस कंडीशन में जब ये ठंडा किया जाता है तब ये गामा आयरन और साथ में Fe3C मतलब सीमेंटाइट जिसे हम लोग कहते हैं, इन दोनों का निर्माण कर लेता है। तो यह जो रिएक्शन कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें जब ये गामा आयरन हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आयरन 3 फॉर्म में हो जाता है, अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, गामा आयरन। तो जो गामा आयरन होता है वो ऑस्टेनाइट होता है। ठीक, और अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन जो होता है उसको फेराइट कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो ये दोनों अब रिएक्शन करके जब गामा आयरन बना लेते हैं प्लस Fe3C मतलब सीमेंटाइड बना लेते हैं, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाती है। अब इस यूटेक्टिक रिएक्शन में ये जो इन दोनों का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, ये जो मिक्सचर प्राप्त होगा ये मिक्सचर होता है लेडेबोराइट होता है, LEDEBURITE, लेडेबोराइट। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगा ये कहलाता है यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाता है। इसी प्रकार एक यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। यूटेक्टॉइड रिएक्शन ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन आपका, ये होता है जब गामा आयरन मतलब ऑस्टेनाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गामा आयरन क्या कहा जाता है, ऑस्टेनाइट कहा जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गामा आयरन। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गामा आयरन क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइट कहते हैं। इसकी जो अभिक्रिया होती है ये अगर लगभग 725 डिग्री सेल्सियस लगभग के आसपास अगर 0.8% कार्बन वाला जो मिक्सचर होता है वो किस में बदल जाता है, अल्फा आयरन। अल्फा आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, फेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेराइट। अल्फा आयरन प्लस साथ में सीमेंटाइट Fe3C, सी क्या बन जाता है, सीमेंटाइट। इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है कहलाती है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। और ये जो हम लोग को मिक्सचर प्राप्त होता है जिसमें अल्फा आयरन है और साथ में मतलब फेराइट और सीमेंटाइट है, तो ये जो मिक्सचर है ये कहलाता है परलाइट, PEARLITE। इसको परलाइट कहते हैं क्योंकि ये एक मोती की तरह चमकदार होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे परलाइट कहा जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस आप याद कर लीजिए। ठीक, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है यूटेक्टॉइड रिएक्शन ऑक्योर्स एट। तो मैंने आपको बताया यूटेक्टॉइड रिएक्शन का कुछ टेम्परेचर ऑक्योर करता है, लगभग 725 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्योर करता है। तो इसके जो सबसे नज़दीक का आंसर होगा वो है बी, 723 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने दिया है सही जोड़ी बनाने के लिए, तो दिया है लिस्ट 1 नेम ऑफ मटेरियल एंड लिस्ट 2 परसेंटेज कार्बन रेंज
एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिव इन द लिस्ट। लिस्ट 1 में इन्होंने क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के मटेरियल का नाम दिया है और दूसरे में उसे कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके आधार पे हम लोग बताना है कि कोई जो रिएक्शन है उसमें कितना कार्बन है, तो उसके आधार पर हमको सही जोड़ी बनानी है। तो अभी देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने अभी आपको बताया था एक यूटेक्टिक रिएक्शन होता है जिसमें कितना कार्बन होता है, 4.3% कार्बन होता है, और यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है उसमें कितना होता है, 0.8% कार्बन होता है। तो अगर आप ये दोनों याद रख लेंगे तब भी आपको लगभग चीज़ें याद रहेंगी। तो देखिए अभी जो हमने आपको पहले बताया क्या, यूटेक्टॉइड बताया ना, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन ये कितने % पे होता है, ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है 0.8%, जिसमें 0.8% कार्बन होता है। अब अगर किसी अभिक्रिया में लगभग देखिए क्या होता है, मिनिमम जो परसेंटेज हो सकता है वो 0.008% हो सकता है, इससे लेकर के 0.8% तक कार्बन होता है। तब ऐसा जो स्टील प्राप्त होता है इसको कहा जाता है हाइपोयूटेक्टॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोयूटेक्टॉइड, इसे कहा जाता है हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील कहा जाता है। लेकिन अगर जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना हो जाए, यदि कार्बन का परसेंटेज हमने अभी क्या बताया, यूटेक्टॉइड रिएक्शन 0.8% तक है, तो 0.8% मतलब 0.8% से लेकर के लगभग कितने परसेंट तक, 2.1% तक, इतना परसेंट अगर कार्बन होता है स्टील में तो उसे कहा जाता है हाइपर यूटेक्टॉइड। इसके पहले क्या था, हाइपो यूटेक्टॉइड था, ये हाइपर यूटेक्टॉइड, ये हाइपर यूटेक्टॉइड का स्टील कहलाता है। ठीक, और अगर कार्बन का परसेंटेज जो हो वो 2.1 से लेकर के लगभग 4.3% तक अगर होता है तो इसको कहा जाता है हाइपोयूटेक्टिक। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है हाइपोयूटेक्टिक कहा जाता है, हाइपोयूटेक्टिक स्टील कहा जाता है। ठीक, और यदि यही कार्बन परसेंटेज 4.3 से लेके 6.64% तक है, देखिए इससे अधिक कार्बन की सॉल्युबिलिटी आयरन के साथ नहीं हो सकती। तो जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन की आयरन में वो 6.64% होती है। तो यदि 4.3 से लेकर 6.64 कार्बन तक परसेंटेज का कार्बन परसेंटेज है तो ये जो स्टील प्राप्त होता है इसको कहा जाता है हाइपर यूटेक्टिक स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइपर यूटेक्टिक। ठीक, इसके पहले वाला ये क्या है, हाइपो यूटेक्टिक, और ये हाइपर यूटेक्टिक। हाइपो वर्ड जब जुड़ा होता है तो मतलब उससे कम, हाइपर मतलब उससे ज़्यादा, तो मतलब जो यूटेक्टिक पॉइंट है जिसे हमने 4.3% कार्बन से बताया था, तो उस अगर यूटेक्टिक पॉइंट उस यूटेक्टिक पॉइंट से कम हुआ तो इसको हम लोग क्या कहा दिया, हाइपो कह दिया, हाइपो यूटेक्टिक। और जब यूटेक्टिक पॉइंट्स ज़्यादा हो तो उसे हमने क्या कह दिया, हाइपर यूटेक्टिक कह दिया। इसी प्रकार जब हमने यूटेक्टॉइड पॉइंट कितना था, यूटेक्टॉइड पॉइंट आपका 0.8% था, कार्बन था, तो जब इससे कम हुआ तो उसे हमने क्या कह दिया, हाइपो यूटेक्टॉइड कह दिया, और इससे ज़्यादा हुआ तो उसे हमने क्या कह दिया, हाइपर यूटेक्टॉइड कह दिया। तो इस प्रकार से हमने कार्बन के परसेंटेज के आधार पर स्टील को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा भी और कई तरीके के स्टील होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग मटेरियल जब पढ़ेंगे तब। तो इसके आधार पर हमको इसको मैच कराना है। सबसे पहले लिखा है हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, तो इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.008 से लेकर 0.8 तक। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4। तो ए का 4 कहाँ है, आपको मिल रहा है ए और सी में। ठीक है, अगला दिया है हाइपर यूटेक्टिक स्टील, तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, तो हाइपर यूटेक्टॉइड का परसेंट कितना होता है, 0.8 से लेकर के 2.1 तक। तो 0.8 से लेकर 2, लगभग ये वाला 3, लगभग 3 आंसर इसका सही आ रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में, ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा
फाइनल। बाकी चेक कर लेते हैं। हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, तो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए इन्होंने कहा सी का 2, तो सी का 2 पॉइंट से लेकर 4.3% तक। तो देखिए हाइपो यूटेक्टिक स्टील जो था ये एक ही कि हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, दोनों एक ही चीज़ है। फिर हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, तो इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, 4.3 से लेकर 6.64 तक हो सकता है, इन्होंने 6.67 तक दिया, तो ये भी आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए जो हम लोग कार्बन आयरन इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं उसमें जो वैल्यू है थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, ठीक। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसके आसपास के जो आंसर हैं उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते कि यही इसकी वैल्यू होगी फाइनल। ओके, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीसेस इट्स। यदि हम कास्ट आयरन में मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो देखिए जब भी हम लोग मैग्नीशियम को मिलाते हैं कास्ट आयरन में, तो ये जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन ये क्या है, ये इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर हम लोग इसको आप पिघला कर किसी भी रूप में आसानी से ढाल जा सकते हैं, मतलब इसकी कास्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। साथ ही इसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ें याद रख लीजिए, कास्ट आयरन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो कास्ट आयरन की क्या विशेषता होती है, कास्ट आयरन की विशेषता ये होती है कि ये इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब आसानी से इसकी ढलाई की जा सकती है। इसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टीज होती है। डैम्पिंग प्रॉपर्टी मतलब किसी मशीन का अगर हमको बेस बनाना होता है तो हम लोग उसको कास्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, मतलब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, मतलब इस पर अगर हम कंप्रेसिव लोड लगाएं तो ये आसानी से बियर कर लेता है, ठीक। तो अगर हम इसको मशीन का बेस बना रहे तो मशीन का लोड बियर करने के लिए, साथ ही वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो कास्ट आयरन की विशेषता होती है। लेकिन कास्ट आयरन की एक हानि ये होती है, कास्ट आयरन जो होता है वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो हमको क्या चाहिए कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को तो बढ़े, ठीक। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी बढ़ जाए या फिर उसकी थोड़ी सी डक्टिलिटी बढ़ जाए। कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। किस प्रकार का नेचर का होता है, ब्रिटल होता है। तो हम चाहते हैं उसकी थोड़ी सी डक्टिलिटी भी बढ़ जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में हम लोग उसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान जाते हैं कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आंसर क्या है कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को कास्ट आयरन में क्यों ऐड किया जाता है, ताकि उसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। साथ ही आप देखिए कास्ट आयरन जो होता है उसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्या होती है, मशीनेबिलिटी, मतलब आसानी से उसको मशीन किया जा सकता है, ठीक। और अगर हम लोग कास्ट आयरन के लिए कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे हैं तो हमें किसी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमें नो लुब्रिकेंट, किसी भी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं है। आसानी से हम लोग उसको उसकी क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको उसकी मशीनिंग कर सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो मशीनिंग जब कर रहे होते हैं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन जो चिप्स प्राप्त होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस चिप्स प्राप्त होते हैं। कैसे, डिसकंटिन्यूअस चिप प्राप्त होते हैं। जितने ब्रिटल मटेरियल है अगर हम उसकी मशीनिंग करेंगे तो उसमें जो चिप्स प्राप्त होंगे वो चिप्स किस प्रकार के प्राप्त होंगे, डिसकंटिन्यूअस टाइप के चिप्स प्राप्त होंगे, ठीक। तो ये देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू द कास्ट आयरन इंक्रीजेस इट्स, मैग्नीशियम अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ टॉप बढ़ा देता है। हम देखिए अलग अलग मटेरियल का क्या क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको शॉर्ट कुछ मटेरियल्स का बता देता हूँ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, तो उनके बारे में बता देता हूँ। तो अगर स्टील में ये जो हम बता रहे हो स्टील के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अगर सल्फ़र जोड़ते हैं, सल्फ़र ऐड किया जाता है, सल्फ़र, तो ये क्या है, मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ा देता है, मशीनेबिलिटी, मतलब आसानी से उसकी मशीन, अगर किसी में स्टील में सल्फ़र में की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी मशीनिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब आसानी से उससे मटेरियल का रिमूवल किया जा सकता है, ठीक। यदि हम उसमें मोलिब्डेनम का मिला रहे हैं, मोलिब्डेनम, यदि हम उसमें मोलिब्डेनम मिला रहे हैं तो क्या होता है, उसका क्रीप प्रॉपर्टी बढ़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, क्रीप प्रॉपर्टी,
क्रीप प्रॉपर्टी बढ़ती है मतलब उसमें क्रीप के चांसेस कम हो जाते हैं। क्रीप क्या होता है, क्रीप अगर किसी बॉडी पे एक कांस्टेंट लोड लगा रहे तो समय के साथ उसमें वो जो डिफ्लेक्शन है उसमें परमानेंट हो जाता है और लोड को हटाने के बाद वो डिफ्लेक्शन वापस उसी अवस्था में नहीं आता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्रीप प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक, तो इसे क्रीप कहते हैं। तो जब मॉलिब्डेनम को मिलाते हैं तो इससे क्या है, क्रीप प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मतलब क्रीप होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक, तीसरा है फॉस्फोरस। यदि हम फॉस्फोरस जोड़ते हैं तो क्या करता है कि एक फ्री कटिंग स्टील बना देता है, मतलब फ्री कटिंग स्टील मतलब बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है, तो स्टील को क्या कर देता है, फ्री कटिंग स्टील बढ़ा देता है। ठीक, तो फ्री कटिंग स्टील की मशीनेबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है। अगर हम उसमें किसी पदार्थ में क्रोमियम मिला रहे हैं, क्रोमियम अगर मिला रहे हैं तो क्या पदार्थ का क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब उसमें कोरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम टंगस्टन मिला रहे हैं, अगर हम किसी पदार्थ में क्या मिला रहे हैं, टंगस्टन मिला रहे हैं, तो उसका हीट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हीट रेजिस्टेंस, मतलब वो उच्च तापमान पर भी कार्य करने योग्य हो जाती है। और यदि हम किसी पदार्थ में मैग्नीज मिला रहे हैं, मैग्नीज, ध्यान रहे मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अक्सर क्या हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मैग्नीज अगर मिला रहे हैं तो उसकी क्या है, हार्डनेस बढ़ती है, क्या करती है, पदार्थ की हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक, अलग अलग पदार्थों के क्या 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 फ़र्क पड़ेंगे। ठीक, अगर और भी होगा तो हम उसको समय के साथ आपको बताते जाएंगे। ठीक, ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, इन अ यूटेक्टिक सिस्टम 2 एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली। ठीक, अगर कोई यूटेक्टिक सिस्टम होता है तो उसमें दो एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली, ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए, इनसॉल्युबल, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक, और फिर दूसरा क्या, सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट, इनसॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। तो देखिए यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको एक यूटेक्टिक रिएक्शन बताया था। ठीक, तो उस यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या बताया था कि उसमें एक जो है हम लोग के पास पदार्थ है जो कि क्या होता है, इक्विलिब्रियम के कारण दूसरे कंडीशन में बदल रहा था, जो कि क्या बना रहा था, 2 सॉलिड का निर्माण कर रहा था। मतलब एक लिक्विड से हम लोग क्या बना रहे थे, 2 सॉलिड का निर्माण कर रहे थे। और ये दोनों जो सॉलिड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में तो सॉल्युबल होते हैं, ठीक, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो यूटेक्टिक सिस्टम कैसा प्रकार का सिस्टम होता है, यूटेक्टिक सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स इस प्रकार के होते हैं जो जब तक लिक्विड है तो एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, लेकिन जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जब ठंडे हुए सॉलिड बनते हैं, दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है यूटेक्टिक सिस्टम। इसके अलावा भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले एक होता है पेरिटेक्टिक सिस्टम। क्या होता है, पेरिटेक्टिक, ठीक, पेरिटेक्टिक सिस्टम। तो पेरिटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, उसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड है। ठीक, लिक्विड और सॉलिड, मतलब कोई एक लिक्विड है एक सॉलिड ए है, ये दोनों मिलकर के जब ठंडे होंगे तो एक दूसरा सॉलिड बना लेंगे जिसे सॉलिड बी मान लीजिए कहा जाएगा। ठीक, तो पेरिटेक्टिक में क्या होता है, पेरिटेक्टिक में एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड ए होता है, ये दोनों रिएक्शन करके सॉलिड बी बना लेंगे। ठीक, और दूसरा जो रिएक्शन अगर हम बात करें उससे कहते हैं पेरिटेक्टॉइड। क्या कहते हैं, पेरिटेक्टॉइड। पेरिटेक्टॉइड कब कहेंगे, पेरिटेक्टॉइड तब कहेंगे जब एक सॉलिड है जिसे हम लोग ए कहते हैं और दूसरा सॉलिड है उसे हम लोग बी कहते हैं, और दोनों मिलकर के एक तीसरे सॉलिड का निर्माण करते हैं जिसे सॉलिड सी कहा जाए। ठीक, तब ये जो इस प्रकार का रिएक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन कहेंगे। और उसके बाद यूटेक्टॉइड रिएक्शन किसे कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया था वो यूटेक्टॉइड रिएक्शन, अभी जो मैंने बताया था वो आयरन और कार्बन के सापेक्ष में बताया था। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो जब कोई सॉलिड है, एक सॉलिड ए है, ठीक, ये जब क्या है टूट करके या ठंडा हो करके 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड ए प्लस सॉलिड
ठीक। सो मतलब सॉलिड ए है जो टूट करके दो सॉलिड, एक सॉलिड बी और दूसरा सॉलिड सी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक सॉलिड क्या है टूट करके दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, उसे यूटेक्टॉइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन कहा जाता है। और यूटेक्टिक रिएक्शन किसे कहेंगे, अब वो अभी हमने आपको बता दिया था। यूटेक्टिक रिएक्शन किसे कहेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन कहेंगे जब कोई एक लिक्विड है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक सॉलिड, दो सॉलिड में, सॉलिड ए और सॉलिड बी में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे कहा जाता है यूटेक्टिक कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है, यूटेक्टिक्स कहा जाता है। अब मोनोटेक्टिक किसे कहते हैं, इसके अलावा एक और टर्म होता है जिसे कहा जाता है मोनोटेक्टिक। मोनोटेक्टिक कैसे कहा जाता है, मोनोटेक्टिक कहा जाता है जब कोई एक लिक्विड है ए और ये टूट करके एक लिक्विड बी में और साथ में उसका कुछ सॉलिड उसमें से अलग हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है कि उसे एक मोनोटेक्टिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मोनोटेक्टिक सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार कई सिस्टम्स के मैंने आपको नाम बता दिए। तो उसी के आधार पे इन्होंने पूछा है, तो उसी के आधार इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब यूटेक्टिक सिस्टम होता है तो टू एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली, दो एलिमेंट होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो वो जो दो एलिमेंट होते हैं तो जब लिक्विड सिस्टम में होते हैं तो एक दूसरे में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में आते हैं तो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो देखा है इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, क्या दोनों स्टेट में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं। सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, हाँ लिक्विड स्टेट में इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट, सॉल्युबल ठीक, सॉलिड स्टेट में सॉल्युबल नहीं तो इनसॉल्युबल होते हैं, तो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, इनसॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, नहीं लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है परलाइट कंसिस्ट ऑफ, परलाइट में क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि परलाइट क्या होता है, परलाइट ठीक, परलाइट में कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6.67% कार्बन एंड 93.33 फेराइट, ठीक, और 12% आयरन एंड 87% सीमेंटाइट, 13% कार्बन 87% सीमेंटाइट फेराइट और 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट। ठीक, तो देखिए जो परलाइट होता है, परलाइट में आप ध्यान रखिए उसमें 13% सीमेंटाइट होता है और बाकी 87% क्या होता है, फेराइट होता है। परलाइट में क्या होता है, 13% सीमेंटाइट होता है और 87% फेराइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेरिटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन वन लिक्विड, मैंने अभी आपको बताया था जो पेरिटेक्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, वन लिक्विड। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि कंबाइन, तो पेरिटेक्टिक सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था। पेरिटेक्टिक सॉल्यूशन क्या होता है, पेरिटेक्टिक इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड ए होता है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक सॉलिड बी बना लेते हैं। मतलब एक लिक्विड जो है वो एक सॉलिड के साथ कंबाइन होता है और दोनों जो रिजल्टेंट देंगे वो क्या देंगे, दूसरा सॉलिड देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तो कि ड्यूरिंग पेरिटेक्टिक सॉल्यूशन वन लिक्विड कंबाइंस विद अ सॉलिड टू फॉर्म अ सेकंड न्यू सॉलिड। तो हाँ, यही इसका आंसर है। इसमें क्या कहता है, एक लिक्विड किसी सॉलिड के साथ कंबाइन होता है और दोनों मिलकर के एक नया सॉलिड बना लेते हैं। बी दिया सॉलिडिफाइज इनटू टू डिफरेंट सॉलिड, तो टू डिफरेंट सॉलिड में नहीं, एक ही सॉलिड बनता है। फॉर्म्स वन सॉलिड, हाँ वन सॉलिड तो बनाता है लेकिन वन लिक्विड वन सॉलिड नहीं बना लेता, जब तक तो किसी सॉलिड से कंबाइंड नहीं होगा तब तक नहीं बनाएगा। फॉर्म्स वन सॉलिड एंड अदर लिक्विड, तो ये भी नहीं बनाएगा। तो यह हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मार्टेनसाइट इज द सुपर सॉल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ, मार्टेनसाइट किस चीज़ का में सुपर सॉल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो देखिए जो मार्टेनसाइट होता है वो किस में होता है, मार्टेनसाइट जो होता है वो हमेशा किस में पाया जाता है, अल्फा आयरन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, अल्फा आयरन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा आयरन। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जो मार्टेनसाइट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCT। ठीक, BCT इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल,
टेट्रागोनल। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होता है मार्टेनसाइट का। मार्टेनसाइट क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन होता है अल्फा आयरन में होता है। साथ में आपको क्या याद रखना है, मार्टेनसाइट जो होता है वो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कार्बन का होता है। ठीक, आयरन कार्बन का जो कोई भी फॉर्म होगा उसका सबसे हार्डेस्ट साइट क्या होता है, मार्टेनसाइट होता है, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है। ठीक, सीमेंटाइट भी हार्ड होता है लेकिन मार्टेनसाइट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन कार्बन फेज। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रे कास्ट आयरन बाय एडिंग एन स्मॉल अमाउंट ऑफ। देखिए इन्होंने पूछा है कि नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर नोडुलर ग्रे आयरन होता क्या, नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन मतलब नोडुलर मतलब क्या, नोडुलर वर्ड मतलब होता क्या है, नोडुलर वर्ड जो होता है नूडल्स से आया है, जो हम लोग नूडल्स खाते हैं ना, मैगी वगैरह। ठीक, तो उसी से आया नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन। तो नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन होता क्या है, नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन इस प्रकार का कास्ट आयरन होता है कि जिसमें जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट क्या होती है, एक नोडल्स इस प्रकार से नूडल्स के फॉर्म में ग्रेफाइट का वितरण होता है। जो ग्रेफाइट का वितरण होता है वो नूडल्स के फॉर्म में होता है, मतलब जिस प्रकार से नूडल्स का शेप होता है उसी प्रकार से उसमें ग्रेफाइट का भी ग्रे कास्ट आयरन में शेप होता है। ठीक, तब देखिए नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन की विशेषता क्या होती है। अगर नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन की विशेषता है तो उसमें आप पाएंगे कि एक लेयर क्या है, कास्ट आयरन की है, फिर उसके बाद अगली लेयर, फिर बीच में ग्रेफाइट है, फिर कास्ट आयरन है, फिर ग्रेफाइट की लेयर है, फिर कास्ट आयरन तो फिर ग्रेफाइट की लेयर है। तो इसमें क्या होता है, नोड्यूल्स के फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो कास्ट आयरन है वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर सॉलिडिफाई हुआ है। तो इसको क्या है, आसानी से इसकी मशीनिंग की जा सकती है क्योंकि इसमें ढेर सारे लेयर, तो एक एक लेयर आसानी से उसमें हटती चली जाती है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है और आयरन जो होता है उसके अपेक्षा हार्ड होता है। तो क्योंकि जो ग्रेफाइट की लेयर है उसकी आसानी से मशीनिंग हो जाएगी, तो लेयर आसानी से ऊपर आयरन सहित को हटाते हुए बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए जो क्या करते हैं हम लोग, या तो उसको ग्रे कास्ट आयरन को या तो हम लोग उसको नोड्यूल फॉर्म में उसमें ग्रेफाइट को लाना चाहते हैं, या फिर उसमें वो हम लोग स्फेरिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं, जिसे कभी कभी ग्लोबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब होता है ना, जैसे ग्लोब कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, जैसे कहते हैं, तो इसको स्फीयर फॉर्म में या ग्लोबुलर फॉर्म में लाया जाता है। तो उसको गोले गोले रहते हैं, ग्रेफाइट एक गोले गोल छर्रों के फॉर्म में अगर उसके भीतर मौजूद होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबुलर फॉर्म कहा जाता है। इसकी मशीनिंग आसान होती है। ठीक, तो इसको नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन कहा जाता है। अब नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन किस प्रकार से बनाया जाएगा, देखिए नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन के लिए जो एलिमेंट ऐड किए जाते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम और सीरियम, मैग्नीशियम और दूसरा सीरियम। मैग्नीशियम और सीरियम जो होते हैं ये जब हम लोग ग्रे कास्ट आयरन जब मोल्टन फॉर्म में होता है, जब मतलब पिघले हुए फॉर्म में होता है, तभी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या है, ये उसके अंदर मौजूद ग्रेफाइट को नोड्यूल्स के रूप में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हमको जो ग्रे कास्ट आयरन प्राप्त होता है वो नोडुलर फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इन्होंने पूछा है कि नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रे कास्ट आयरन बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ। ग्रे कास्ट आयरन में क्या चीज़ ऐड कर देने से हमको नोडुलर ग्रे कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। हमने मैग्नीशियम और सीरियम मिलाने पे होता है, सीरियम तो दिया नहीं है तो मैग्नीशियम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड थ्रू। अभी जब मैं आपको ग्लोबुलर फॉर्म के बारे में बता रहा था तो वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, इसमें क्या देखिए, ग्लोबुलर कास्ट आयरन जो प्राप्त होता है वो हम लोग ग्लोब के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे गोलेस के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो देखिए, तो कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहा जाता है स्फेरोडाइजिंग। स्फेरोडाइजिंग इससे स्फीयर वर्ड लगा हुआ है, स्फीयर मतलब गोला होता है। ठीक, तो उस और ग्लोबुलर ग्लोब मतलब ग्लोब के आकार का, उसका मतलब भी गोला होता है। तो ये दोनों एक दूसरे प्रोसेस को ग्लोबुलर फॉर्म का कास्ट आयरन बनाने के लिए हमको स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस की जाती है। स्फेरोडाइजिंग होता क्या है, स्फेरोडाइजिंग एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हाई कार्बन स्टील को तब तक गर्म किया जाता है जब तक
मतलब उसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन पे नज़दीक ना पहुंच जाए। ठीक, तो जब उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ग्लोबुलर जो सीमेंटाइट होता है उसका जो आयरन कार्बन को इक्विलिब्रियम डायग्राम में जो उसको मतलब उस पदार्थ में जो सीमेंटाइट होगा वो ग्लोब के फॉर्म में मतलब छोटे छोटे गोलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और क्या कहते हैं इस कार्बन मिक्स में, और फिर उसके बाद उसको हम लोग उसी प्रकार से तेज़ी से ठंडा कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, कास्ट आयरन को हम लोग चाहे जितनी तेज़ी से ठंडा कर देंगे, हम लोग किसी पदार्थ को जितना तेज़ी से ठंडा करेंगे वो उतना ही हार्ड हो जाता है और ब्रिटेल हो जाता है। तो कास्ट आयरन को ऑलरेडी हम लोग को ब्रिटेलनेस ही चाहिए, उसको फिर हम लोग तेज़ी से ठंडा कर देते हैं, तो उसके अंदर जो सीमेंटाइट ग्लोब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था या छोटे छोटे गोलों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा वो उसी प्रकार से बना रह जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको स्फेरोडाइजिंग कहते हैं। तो फिर एक बार फिर समझ लीजिए, स्फेरोडाइजिंग एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हाई कार्बन स्टील को तब तक गर्म किया जाता है तब तक कि वो अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक, और जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन तक पहुंच जाता है और छोटे छोटे ग्लोबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको तेजी से ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण उसको क्या है, इसमें स्फेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही जो प्रोसेस कहलाता है क्या कहलाता है, स्फेरोडाइजिंग कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्फेरोडाइजिंग। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन एन ऑस्टेनाइटिक स्टेबलाइजर, निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट है जो ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइजर का काम करता है। अब देखिए, ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइजर मतलब ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करने का काम। तो सबसे पहले जानिए ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऑस्टेनाइट जो होता है वो उसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है, उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन उसकी कमी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। तो रूम टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कई प्रकार के पदार्थों को मिलाते हैं, जिसमें से जो मुख्य पदार्थ होते हैं वो एक होता है निकेल और मैग्नीज। कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, निकेल और मैग्नीज, इन दोनों पदार्थों को मिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ऑस्टेनाइट रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल हो जाता है और रूम टेम्परेचर पर हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें का पूछा क्या है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट ऑस्टेनाइटिक स्टेबलाइजर है। तो ऑस्टेनाइटिक स्टेबलाइजर जो है वो है निकेल और मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, निकेल। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फेराइटिक स्टेबलाइजर। फेराइटिक स्टेबलाइजर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो फेराइटिक स्टेबलाइजर एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपका क्रोमियम, ठीक, उसके अलावा टंगस्टन और मोलिब्डेनम। ठीक, ओके, तो तीन एलिमेंट्स हैं जो फेराइटिक स्टेबलाइजर काम करते हैं। कौन कौन से, मतलब फेराइट को स्टेबल करने का काम करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वह है क्रोमियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर दिया, निकेल तो है नहीं, मैग्नीज है नहीं, कॉपर है नहीं, क्रोमियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड टू एन एज हार्डनिंग प्रोसेस। एज हार्डनिंग मतलब होता क्या है, मतलब इस प्रकार एज हार्डनिंग मटेरियल। तो पूछा क्या है, कौन सा मटेरियल जिस एज हार्डनिंग होती है। एज हार्डनिंग का मतलब होता है कि समय के साथ वो पदार्थ हार्ड होता जाता है। सबसे पहले याद रखिए, जो हार्डनेस होती है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। पदार्थ की कोर की प्रॉपर्टी नहीं होती, सरफेस की सतह की प्रॉपर्टी होती है। तो कौन से पदार्थ जो समय के साथ जिसकी सतह क्या है, कठोर होती जाती है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है, नीचे चार दिए हुए हैं, प्योर आयरन, स्टेलाइट, HSS, एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ होता है समय के साथ उसकी ऊपरी सतह क्या है, हार्ड होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए एल्यूमिनियम जो है वो एक प्रकार की धातु है, ठीक, और ये क्या है, इसका जो रिएक्शन होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। ठीक, जब हम उसको एल्यूमिनियम को नॉर्मल टाइम पे रखे रहते तब तो उसकी ऊपरी सतह एल्यूमिनियम की होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती जाती है और Al2O3 का निर्माण करती जाती है। और ये Al2O3 मतलब एल्यूमिना ये काफ़ी नेचर में हार्ड होता है, तो उसकी सतह क्या, एल्यूमिनियम के पदार्थ की ऊपरी सतह हार्ड हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एज हार्डनिंग प्रोसेस, मतलब समय के साथ इसकी हार्डनिंग होती जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एज हार्डनिंग प्रोसेस। तो किस में पाया जाता है, ये एल्यूमिनियम में, ये कंडीशन किस में पाई जाती है, एल्यूमिनियम में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है
कि एडिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शिफ्ट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन इन एन आयरन कार्बाइड डायग्राम टुवर्ड्स द हायर साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि अगर हम लोग आयरन कार्बाइड डायग्राम में ऐड कर दें तो उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ उत्तरदायी होता है वो पदार्थ होता है मोलिब्डेनम। वो पदार्थ क्या होता है? मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम की क्या खासियत होती है कि पदार्थ के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा करके हायर साइड की ओर शिफ्ट कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं कि किस किस पदार्थ की क्या क्या उपयोग है या क्या क्या उसकी विशेषता, उसका असर पड़ता है किसी पदार्थ पे। अगर हम लोग उसको अगर किसी पदार्थ को हम लोग कोई किसी अन्य पदार्थ के साथ एलॉइंग करते हैं तो उसका क्या क्या असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ और पदार्थ है जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो एक होता है सिलिकॉन। तो देखिए, सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन जो होता है ये ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जिसके कारण पदार्थ की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी हम आयरन कार्बन डायग्राम के जो विभिन्न पदार्थ हैं उसमें किसी पदार्थ में हम लोग क्या जोड़ते हैं? सिलिकॉन ऐड करते हैं तो पदार्थ की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? जब हम इसकी कास्टिंग कर रहे होते हैं तो कास्टिंग के समय पदार्थ में एक प्रकार का फ्लो होना चाहिए। अगर उसमें फ्लो नहीं आ रहा है तो उसमें क्या होगा? उसकी कास्टिंग करना कठिन हो जाएगा। कि कठिन क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग जो किसी प्रकार का शेप है, इंट्रिकेट शेप को बनाना नहीं बना पाएंगे। तो फ्लूइडिटी बढ़ाता है। तो सिलिकॉन क्या होता है? फ्लूइडिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्रेफाइट फ्लेक्स का फॉर्मेशन बढ़ाता है। अगर हम लोग ठीक, और बाकी अगर टंगस्टन की बात करें, तो टंगस्टन क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ाता है। क्या करता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मतलब किसी पदार्थ में हम लोग टंगस्टन मिला रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म उसका बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम क्या होता है? पदार्थ के लिए हम लोग कह सकते हैं थोड़ा विटामिन का काम करता है। मतलब उसमें जो अन्य एलिमेंट्स हैं वो जिस प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, वेनेडियम उन पदार्थों को और अधिक बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए, ये क्या करता है? इसकी विशेषता कहते हैं वेनेडियम की बड़ा विशेषता होती है हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब किसी पदार्थ को उसकी हार्डनेस या हार्डनेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक, इसके अलावा ये क्या कहते हैं? फैटिग रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। कौन से रेजिस्टेंस को? फैटिग रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो फ्लक्चुएटिंग लोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं? फैटिग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ये देखिए, अलग अलग पदार्थों के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे आज के लिए। तो आज जो मैंने आपको बताया एलॉय एंड बाइनरी फेज डायग्राम्स के बारे में बताया आपको। ठीक, फिर अगले चैप्टर पर हम लोग फिर मिलेंगे। उसमें मैं आपको हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। यदि आप इस लेक्चर्स का PDF चाहते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है इसके PDF, तो आप इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही इसके अलावा और भी कई वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आपकी तैयारी को हम और अधिक अच्छे से तैयार कराएंगे, तो आपको अधिक क्रिप्स कराने में हमारी मदद रहेगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए इसको, आपको कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।